Hello everyone, welcome to the class. This is हर्षित मौर्य. कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है. Today's video we will study class 12th physics chapter 1 electric charges and field. We will study in this chapter electric charges, electric field and relationship between them. और इस क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग. फर्स्ट यूनिट जो हमारी क्लास 12th की है इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इस यूनिट में दो चैप्टर. पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, और दूसरा चैप्टर हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. तो आज इस फर्स्ट चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस और के बारे में समझेंगे. और इससे पहले हम लोग इस यूनिट का जो नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसके बारे में समझ लेते हैं. चलिए आइए देखते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. देखिए ये क्या है? इलेक्ट्रिक. ये क्या है? इलेक्ट्रिक यानी कि चार्जेस. इसे हम क्या बोल सकते हैं? इसे हम बोल सकते हैं चार्जेस. ठीक. और स्टैटिक क्या होता है? स्टडी एट रेस्ट. ये क्या है? स्टडी एट रेस्ट. ठीक है. इलेक्ट्रो यानी कि चार्जेस, और स्टैटिक्स क्या है? स्टडी एट रेस्ट. यानी कि यहाँ हमको चार्जेस के बारे में पढ़ना है, और वो चार्जेस जो कि स्टैटिक पोजीशन पर हैं, जो कि सिचुएटेड हैं, पॉइंट चार्जेस हैं जो कि रुके हुए हैं. ठीक है. चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज से, जो कि इस चैप्टर का हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा, इलेक्ट्रिक चार्जेस. और इसे हम लोग समझते हैं, और समझने के बाद फिर हम लोग इसके कुछ एग्जांपल्स लेंगे, और इसके बाद हम लोग इनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे और इनके टाइप्स को पढ़ेंगे. ठीक है. चलिए देखते हैं क्या है हमें क्या पढ़ना है. सबसे पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्जेस. ठीक है. और एक इसके रिलेटेड एक एग्जांपल भी दूंगा ताकि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से ये बात समझ में आए. किसी भी स्टूडेंट को ये नहीं लगेगा कि वो फिजिक्स की क्लास में पढ़ रहा है तो उसे ये डिफ़िकल्टी होगी पढ़ने में. ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा. ख़ास तौर पे जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये चैप्टर और इजी हो जाएगा. ठीक है. चलिए देखते हैं. इलेक्ट्रिक चार्जेस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट. यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, समझते हैं इस बात को. इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मैटर, किसी भी ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी है. क्या है? प्रॉपर्टी. और वो प्रॉपर्टी क्या है? जो एक्सपीरियंस करती है, यानी कि जो महसूस करती है. क्या महसूस करती है? इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट. क्या महसूस करती है? इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट. फिर अब अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज कहीं पर भी हैं तो वो ये प्रॉपर्टी, इसको हम दूसरी तरीके से अगर हम समझना चाहें तो कैसे समझ सकते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के पास जाता है या किसी अदर चार्ज के पास जाता है तो उस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है. क्या लगाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. ये क्या है? एक मैटर की प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट या तो खुद भी महसूस करता है या दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है? महसूस करवाता है. ठीक है. ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज. अब इसके बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं. इलेक्ट्रिक चार्ज को जब भी हम लोग मेज़र करते हैं तो इसकी कुछ यूनिट्स होंगी. क्या होंगी? यूनिट क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज को मेज़र करने पर इसकी जो यूनिट आती है वो है कूलाम. वो क्या है? कूलाम. क्या है? कूलाम. और अगर हम सीजीएस यूनिट देखें, इसकी कौन सी यूनिट देखें सीजीएस, तो वो क्या रहेगी? स्टैट कूलम. क्या रहेगी? स्टैट कूलम.
ठीक है, सभी लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आएगा और एकदम बेसिक लेवल से चलेंगे और बहुत आराम से इसको हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, यहाँ तक जो भी स्टूडेंट हैं, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर अगर आप लोग नोट करना है तो आप लगातार इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, चलो अब हम इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने नए टॉपिक पर। नया टॉपिक कह रहे हैं, इसी की इलेक्ट्रिक चार्ज के कुछ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल हम इसका देखते हैं। ठीक है, चलिए रियल लाइफ में हम कैसे समझे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, हम इसे कहाँ महसूस कर रहे हैं या फिर ये है क्या, रियल लाइफ में इसको हम कैसे रिलेट करें। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल तो हम सभी लोग जानते हैं, जो ईवी व्हीकल्स हैं इनको हम लोग क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। यानी कि बैटरी में चार्जेस जा रहे होते हैं और वो स्टोर होते हैं, फिर बाद में हम उस बैटरी से उस चार्ज को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, बचपन में हम सभी लोग जब भी गेम वगैरह खेलते थे या पार्क वगैरह जाते थे या कहीं पर मेले में जाते थे, तो वहाँ पर बैलून्स को हम अपने बालों में रब करते थे, जिससे क्या होता था, अगर बैलून को हम कहीं और रब करें या अपने बालों में रब करें या दूसरे के बाल में लगाते थे, तो बाल उसकी तरफ क्या बोलते थे, हेयर्स हमारे कहाँ जाते थे, उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते थे, उड़ने टाइप से लगते थे। जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देख रहे होंगे, यहाँ पर अगर आसपास इलेक्ट्रिक चार्ज है तो इसके जो हेयर्स हैं वो अपने दूसरी तरफ क्या होने लगते हैं, या अट्रैक्ट होने लगते हैं। ठीक है, हम लोगों ने बचपन में एक और काम किया है, जैसे कि हम लोग कंघा लेते थे, कॉम अपने बालों में झाड़ते थे या रगड़ते थे, या हम लोग स्केल लेते थे, और स्केल लेने के बाद हम लोग क्या करते थे, रगड़ते थे, फिर उसके बाद पेपर्स को, जो छोटे छोटे पेपर्स होते थे उनको वो अट्रैक्ट करता था, हिलाते थे, तो पेपर्स भी उनके साथ क्या होते थे, हिलते चले जाते थे। ठीक है, तो ये हमारे रियल लाइफ एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम कहाँ पर फील करते हैं, किस तरीके से हम उसका यूज़ करते हैं या हम उसे देखते हैं रियल लाइफ में। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, एग्जाम्पल्स। ओके, अब इसके आगे हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज कितने टाइप का होता है, अभी हमने देख लिया इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, ये एक प्रॉपर्टी है। कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स भी हमने समझे कि इलेक्ट्रिक चार्ज को हम कहाँ देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, समझते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्जेस की डिस्कवरी की, ये कितने टाइप के होते हैं, और उन्होंने बताया ये दो टाइप के। कितने टाइप के हैं, दो। एक टाइप पॉजिटिव और दूसरा टाइप उन्होंने क्या बताया, नेगेटिव। यानी कि एक क्या बताया उन्होंने, पॉजिटिव, और दूसरा उन्होंने क्या बताया, नेगेटिव। अगर पॉजिटिव, मान लीजिए उन्होंने ये बताया कि अगर एक चार्ज है जिसका कोई नेचर है, क्या है, कोई नेचर, तो जस्ट उसके अपोजिट नेचर का एक और चार्ज। ठीक है, पहले चार्ज को अगर हम पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं तो दूसरे चार्ज को हम लोग क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव चार्ज बोल सकते हैं। अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज है तो इन्हें हम बोल सकते हैं लाइक चार्जेस। क्या बोल सकते हैं, लाइक चार्जेस। अगर नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज हैं तो इन्हें भी हम क्या बोल सकते हैं, लाइक चार्जेस। बहुत एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ मैं, ये मान के चल रहा हूँ कि आपको बिल्कुल बेसिक से समझना है, और इसी तरीके से मैं हर एक जो बेसिक पॉइंट है उन सबको भी मैं क्या करके लेकर के चलूँगा। और अगर हम एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव चार्ज लेते हैं तो ये क्या है, अनलाइक चार्ज। कैसे चार्ज हैं, अनलाइक चार्जेस। ठीक है, ये क्या है, अनलाइक चार्जेस। इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। बहुत ही आसान बात है, ये बहुत कठिन बात नहीं। और हम लोग अपने कुछ क्लास 10th में भी इन सब के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ के आते हैं, तो इन सब का आइडिया हमको रहता है। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं इसी में।
बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन चार्जेस के टाइप्स के बारे में बताया। अब हम समझते हैं कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है या कोई नेगेटिव चार्ज है तो इस पर चार्ज कितना है, इस पर चार्ज कितना है। अब इसी चीज़ के लिए हम वापस आ जाते हैं इस पोर्शन पे। जैसे हम लोग देख रहे थे यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक चार्ज, हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज है। अब इसका एग्जाम्पल मैं कैसे ले रहा हूँ आप इस बात को समझिए। मान लीजिए हमारे पास मनी, हमारे पास क्या है, मनी रहती है हम लोगों के पास। अब वो मनी है तो कितनी मनी है, हम उसे रुपए में यूज़ कर रहे हैं या हम उसे डॉलर में यूज़ कर रहे हैं, किस में यूज़ कर रहे हैं, और इसका अमाउंट कितना है, कितने रुपए हैं, 5,000 रुपये हैं, 20,000 रुपये हैं, 25,000 रुपये क्या है। सेम उसी तरीके यहाँ पर भी ये चार्ज, ये क्या है, चार्ज। इस चार्ज की जो यूनिट है वो क्या है, कूलम, वो क्या है, कूलम। और कितने कूलम का चार्ज है, कितने कूलम का चार्ज है किसी ऑब्जेक्ट, अगर कोई चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, कोई चार्ज कंडक्टर है तो उस पर कितने कूलम का चार्ज, ये वो उसका क्या है, अमाउंट, वो उसका क्या है, अमाउंट। अब जैसे हम लोग रुपए की बात करते हैं तो अपने यहाँ पर पैसे चलते हैं कि 25 रुपये 50 पैसे, इस तरीके से रेट चलता है। तो रुपए के साथ साथ यहाँ पर पैसे भी चलते हैं, तो मिनिमम 1 पैसा 2 पैसा 3 पैसा, इससे छोटी यूनिट हमारे यहाँ नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पर जो चार्ज है वो सबसे मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है, सबसे मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है वो देखिएगा। सबसे मिनिमम चार्ज हो सकता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज सबसे मिनिमम हो सकता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये निगेटिव भी हो सकता है। यानी कि अगर चार्ज हमारे पास 2 टाइप के हैं, एक है पॉजिटिव एक है निगेटिव, तो मिनिमम कितना अमाउंट रहेगा, मिनिमम पॉजिटिव है तो मिनिमम कितना रहेगा, निगेटिव है तो मिनिमम कितना रहेगा, मिनिमम रहेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ में आई। ठीक है, हाँ, आप आराम से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, रुक सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, या अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। जब तक आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। ठीक है, तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वीडियो में हम लोग आगे चलते हैं और कुछ चीज़ों को समझते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये एक प्रोटॉन का चार्ज है, ये क्या है, एक प्रोटॉन का चार्ज। यानी कि अगर कोई प्रोटॉन है और इस प्रोटॉन पर अगर हम चार्ज देखें तो कितना है, पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन की बात करें, किसी इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, नेगेटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मैग्नीट्यूड दोनों का इतना ही है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव है और प्रोटॉन पर क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। ठीक है, ये बात भी आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। बहुत बेसिक बात है, इस चीज़ को हम बहुत आराम से और आसानी से लेकर के चलेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो में थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं, चलें। मेथड्स ऑफ चार्जिंग। अब हम आ गए हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग में। यानी कि अगर हमारे पास चार्ज है, या तो पॉजिटिव चार्ज है या तो नेगेटिव चार्ज, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो रहा है, भाई कोई हमारा कंडक्टर है उसे हम चार्ज कर रहे हैं या डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो चार्ज हम करते हैं। तो यहाँ पर होती है चार्जिंग। क्या होती है, चार्जिंग। हम इन्वर्टर को चार्ज करते हैं, हम खुद भी चार्ज हो जाते हैं। अगर हम कहीं ऐसे रगड़ते हैं तो वहाँ पर फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होती है। ठीक है, थोड़ा हमें गर्मी महसूस होती है, तो कहीं ना कहीं चार्जिंग तो हर जगह होती है। अब ये चार्जिंग कैसे होती है, इसके मेथड्स को समझते हैं। मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग में हम देखते हैं कि 3 टाइप से इसे मेनली हम समझ लेते हैं। नंबर 1 चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, नंबर 2 चार्जिंग बाय कंडक्शन और नंबर 3 चार्जिंग बाय
इंडक्शन। बहुत आराम से ब्रीफली हम लोग इस चीज़ को समझेंगे, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी हम लोग नहीं करेंगे। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या है? किन्हीं दो कंडक्टर्स, किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स को रब करने पर, मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है, इन दोनों ऑब्जेक्ट को रब करने पर, क्या करने पर? रब करने पर। रब करने पर यानी रगड़ने पर यहाँ पर फ्रिक्शन लगता है। क्या लगता है? यहाँ पर क्या लगता है? फ्रिक्शन लगता है। जहाँ पर ये कांटेक्ट कर रहे हैं यहाँ क्या लगता है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से कोई चार्ज अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर सकता है, कोई और जो हमारे पास कंडक्टर है वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर सकता है, और कोई कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है। यानी किसी कंडक्टर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ सकता है और किसी कंडक्टर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ सकता है। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे सकता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे सकता है। यानी कि अगर हम कहीं किसी कंडक्टर को चार्ज करना चाहें तो उसके लिए फ्रिक्शन का यूज़ किया जा सकता है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ये क्या हो गया? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और सेकंड पॉइंट देखते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन। क्या देखते हैं? चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब ये क्या है? अगर हमारे पास कोई एक कंडक्टर है, ये हमने एक कंडक्टर ले लिया और इस कंडक्टर को डायरेक्ट हम किसी बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं। इस कंडक्टर को डायरेक्ट हम किसी बैटरी से या किसी और चार्ज्ड कंडक्टर से कनेक्ट कर रहे हैं और सीधे कांटेक्ट में ले आए। किस में ले आए? कांटेक्ट में। अच्छा, कांटेक्ट में लाने का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये एक, मान लीजिए सपोज दैट ये हमारे पास एक बैटरी है और इस बैटरी से हम इसको क्या कर रहे हैं? कनेक्ट करते हैं। ये हमारे पास पॉजिटिव और ये हमारे पास क्या है? नेगेटिव। या फिर आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे पास कोई एक नॉन चार्ज कंडक्टर है, एक अनचार्ज कंडक्टर है, और हमारे पास दूसरा एक चार्ज कंडक्टर है। ये हमारे पास क्या हो गया? चार्ज कंडक्टर। ठीक है, इसके पास चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या है? हमारा एक ऐसा कंडक्टर है जिसके पास कोई चार्ज नहीं। जब हम इसको पास लेकर के आते हैं, कांटेक्ट में लेके आते हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ पर। तो इस बात को हम बोल सकते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। क्या बोल सकते हैं? चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसके लिए ज़रूरी क्या है? इन दोनों का कंडक्टर होना जरूरी। इन दोनों का क्या होना जरूरी? कंडक्टर। अगर ये कंडक्टर है तो ही ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर क्या कर जाएगा? फ्लो कर जाएगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्टर। जैसा कि हम लोग नॉर्मली घरों में या बिजली के जो हमारे काम होते हैं उनमें हम लोग देखते हैं, इलेक्ट्रीशियंस जो करते हैं। फिर है चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्या है? चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या है, इस चीज़ को समझते हैं। अगर हमारे पास दो कंडक्टर हैं, इन दोनों कंडक्टर को हमने कहाँ रख लिया? पास रख लिया, पर एक दूसरे से टच नहीं कराया। इन दोनों को पास में रखा है, आसपास रखा है, पर इन दोनों का कांटेक्ट नहीं है। जैसे ये कांटेक्ट में है पर ये कांटेक्ट में नहीं है, इनके बीच में कुछ सेपरेशन है, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है। अब यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज। ये कौन सा चार्ज है? सपोज दैट हम नेगेटिव चार्ज भी ले सकते हैं। ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज के होने की वजह से इस पोर्शन में यहाँ पर अभी कोई चार्ज नहीं है, चार्ज जीरो है। यहाँ पर अभी क्या है? चार्ज जीरो। अब इसी चीज़ को एक बार हम लोग और समझ लेते हैं। यहाँ पर मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बारे में हमने पढ़ा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिल करके अगर ये ऐड हो जाएं तो क्या हो जाते हैं? ज़ीरो हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ज़ीरो। ये चार्ज का नेचर है। ये चार्ज का क्या है? नेचर। अगर इक्वल अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज इक्वल अमाउंट के नेगेटिव चार्ज से क्या हो जाता है? मिल जाता है, तो वो खुद को क्या कर लेता है? ज़ीरो कर लेता है। चार्ज को क्या कर लेते हैं? ज़ीरो कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल कोई चार्ज नहीं, और यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही हम इन दोनों को थोड़ा सा पास लेके आए पर कांटेक्ट नहीं रखा, तो ऑटोमेटिक इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर अगर जीरो चार्ज है तो वो जीरो चार्ज में कुछ नेगेटिव होंगे, कुछ क्या होंगे? पॉजिटिव। हम इसे बहुत आसान भाषा में समझ रहे हैं। कुछ नेगेटिव क्या होंगे? कुछ पॉजिटिव। सब मिल करके क्या होंगे? जीरो। न्यूट्रल होंगे। क्या होंगे? न्यूट्रल।
तो वो न्यूट्रल इस पॉजिटिव की वजह से कुछ अट्रैक्शन महसूस करेंगे। क्या महसूस करेंगे? अट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव, ये जो पॉजिटिव और निगेटिव हैं, ये पॉजिटिव और निगेटिव, ये एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। अभी हम लोग प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस चीज़ को हम लोग और क्लियर समझेंगे। और अगर लाइक चार्जेस हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो इंडक्शन में क्या होगा? अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर इस साइड में निगेटिव चार्ज आ जाएंगे, और दूसरी साइड में कौन से चार्ज चले जाएंगे? पॉजिटिव चार्ज चले जाएंगे। तो ये क्या है? जो कि हमारा एक न्यूट्रल कंडक्टर था वो कैसा था? न्यूट्रल, पर उसमें भी क्या आ गया? चार्ज आ गया। तो ये हो गया चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये क्या हो गया? चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ में आई? यहाँ तक क्लियर है? हमने पढ़ा चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा, फिर इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट देखी, उसका एक रियल लाइफ एग्जांपल देखा कि कैसे हम रियल लाइफ से इसको रिलेट कर सकें। फिर हमने उसके टाइप्स देखे, और टाइप्स के बाद हमने देखा मेथड्स ऑफ चार्जिंग। क्या देखा? मेथड्स ऑफ चार्जिंग, कैसे हम इनको क्या करते हैं? चार्ज करते हैं। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मास कंपैरिजन ऑन चार्जिंग ये समझते हैं। मास कंपैरिजन ऑन चार्जिंग, और फिर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जिसे हम सॉल्व करेंगे, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जिसे हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं मास कंपैरिजन ऑन चार्जिंग। अब हमने देखा कि अगर हमारे पास दो कंडक्टर हैं, कितने कंडक्टर हैं? दो। पहला कंडक्टर ये और दूसरा कंडक्टर ये कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? अब मान लीजिए अब कंडक्टर हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? ट्रांसफ़र हो सकते हैं। अच्छा देखिए, अगर हमारे पास कोई एटम है, अगर कोई क्या है? एटम है, तो उस एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो दोनों कहाँ पर हैं? अंदर। न्यूक्लियस के कहाँ हैं? अंदर। और उसके सराउंडिंग चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? सर्कुलेट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स इस एटम को छोड़ करके बाहर जा सकते हैं, किसी और एटम पे भी पहुंच सकते हैं, पर ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आते जाते नहीं हैं, ये उसी न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स के आने जाने की वजह से क्या होती है? चार्जिंग होती है। क्या होती है? चार्जिंग। यानी कि ये जो चार्जिंग हो रही है ये किसके कारण होती है? ये होती है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। किसकी वजह से होती है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको लिख के दिखाई दे रहे हैं, चार्जिंग causes by moving of electrons। इससे आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी कि इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं। मास कंपैरिजन को समझने के लिए आप इस चीज़ को समझेंगे। सपोज दैट अगर यहाँ पर कोई न्यूक्लियस है, यहाँ पर भी एक न्यूक्लियस है, तो ये एक एटम है। इस एटम में कुछ इसका वेट होगा। क्या होगा? वेट। कुछ न्यूट्रॉन्स का वेट होगा, कुछ प्रोटॉन्स का वेट होगा, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स का वेट होगा। अगर यहाँ पर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन का वेट है, वो सारा का सारा मिला करके भाई मास है, तभी तो वेट होगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, तो इन सभी का जो मास है वो पूरा का पूरा इस एटम का क्या है? मास है। इस एटम का क्या है? मास। अगर इलेक्ट्रॉन आएगा और जाएगा तो कहीं ना कहीं मास में थोड़ा सा चेंजमेंट होगा। कहीं ना कहीं मास में थोड़ा सा क्या होगा? चेंजमेंट होगा। अब वो चेंजमेंट कैसे हो रहा है? ध्यान से देखिए। अभी तक हम लोगों ने चार्ज में जब हमने प्रोटॉन का चार्ज देखा और इलेक्ट्रॉन का चार्ज देखा, अब हम लोग पहले मास समझ लेते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। और अगर इलेक्ट्रॉन के मास की बात करें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है
9.1 इंटू 10⁻³ kg। और अगर न्यूट्रॉन के मास की बात करें तो मास ऑफ न्यूट्रॉन ये होता है 1.674 इंटू 10⁻27 kg। यानी कि जो न्यूट्रॉन है उसका मास प्रोटॉन से क्या है, ज़्यादा। तो यहाँ अगर मास कंपैरिजन करें हम अपने इन पार्टिकल्स में, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन ये ज़्यादा है, मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन से थोड़ा सा कम, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या है, सबसे कम, क्योंकि यहाँ क्या है 10⁻31 kg। फिलहाल इतनी बात सभी को समझ में आई, और समझ आनी भी चाहिए, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है कि आप इसे समझ ना सकें। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया और न्यूट्रॉन हो गया। अब इलेक्ट्रॉन के आने जाने से, अगर इलेक्ट्रॉन आएगा या जाएगा कहीं पर भी, तो मास इंक्रीज और डिक्रीज होगा ही होगा, मास इंक्रीज और डिक्रीज होगा ही होगा। अगर किसी एटम में, ये क्या है एटम, इस एटम में बाहर से कहीं से कोई इलेक्ट्रॉन आ गया, तो पहले तो इसका जो मास था पर इलेक्ट्रॉन के आने से एक इलेक्ट्रॉन का मास क्या हो गया, एक्स्ट्रा। यानी कि यहाँ पर मास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर मास क्या हो रहा है, इंक्रीज। और अगर हमारे पास किसी एटम में इलेक्ट्रॉन क्या है, बाहर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या है, बाहर जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के जाने से उतना मास क्या हो गया, चला गया। इतना मास क्या हो गया, 9.1 इंटू 10⁻31, वो क्या हो गया, चला गया। तो यहाँ पर मास क्या होगा, डिक्रीज होगा, मास क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इलेक्ट्रॉन आने पर, गेन होने पर मास इंक्रीज होता है, और इलेक्ट्रॉन जाने पर मास क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी आई होप, क्योंकि बहुत आसान है, इतना टफ नहीं है। ठीक है, आप सभी लोग कंसंट्रेट रहें, तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को और अच्छे से कर सकते हैं। अब इतनी चीज़ समझने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, और इसी से रिलेटेड जो मैंने आपको अभी थ्योरी बताई है, इसी थ्योरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे, और इस क्वेश्चन करने के बाद हम लोग फिर आगे फर्दर बढ़ेंगे। ठीक है, आप सभी बच्चे जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को आप चाहें तो पॉज करके पहले इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, और अगर आप ट्राई कर रहे हैं और आपका आंसर आ रहा है, फिर आप इसे प्ले करके देखें कि आपका जो लगाया हुआ मेथड है वो कितना अप्रोप्रिएट है, और आप खुद देखेंगे कि आप बहुत अच्छे से आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। ठीक है, आप सभी स्टूडेंट्स जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट की, जेई की, या फिर अपने बोर्ड्स की, तो सबसे बड़ी बात जो है वो बात है संयम, पेशेंस, धैर्य। आप सभी के लिए देखिए, कभी कभार क्या होता है, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, तो जब मैं कुछ चीज़ पढ़ता था, नहीं आती थी तो मैं रुक जाता था, फिर उसे पढ़ता था, या नहीं आती थी तो कभी कभार तो इतना झल्लाहट होती थी कि हम कॉपी किताब बंद करके बैठ जाते थे, और कॉपी किताब बंद करके बैठने के बाद वो फिर वैसे ही कि वैसा पड़ा रहता था, कुछ आता नहीं था। अगर आप चाहते हैं कि आपको चीज़ें आती रहें, तो सबसे पहली बात है पेशेंस। क्या है, पेशेंस, नंबर 1। नंबर 2, रेगुलर प्रैक्टिस। अगर आप 3 दिन पढ़ रहे हैं, फिर 3 दिन छोड़ रहे हैं, फिर 3 दिन पढ़ रहे हैं, फिर 3 दिन छोड़ रहे हैं, तो बढ़िया रिदम नहीं बन पाती। रेगुलर प्रैक्टिस से हम लोग धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें सीखते हैं, और काफ़ी अच्छे तरीके से जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, हमारे कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिक क्लियर होने लगते हैं। हम चीज़ों को पढ़ते जाते धीरे धीरे करके। अगर किसी स्टूडेंट को वो कमज़ोर है, नहीं भी आता है, फिर भी अगर वो थोड़ा थोड़ा प्रयास करेगा, और विश्वास मानिए मैं यहाँ इसीलिए हूँ, या यहाँ पे हमारे जो सारे टीचर्स हैं वो भी इसीलिए, आपको समझाने के लिए। अगर किसी बच्चे को कुछ नहीं आता है तो भी हम उसको बताएंगे,
और आपको वो चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी और बहुत ईजियर वे में समझाएंगे। अगर कोई नीट वाले बच्चे हैं जिन्हें लगता है कि फिजिक्स टफ होती है, तो हम उनको ऐसे मेथड से समझाएंगे कि वो बहुत आसान लगने लगेगी। अभी जैसे ही आपने देखा कि मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ थ्योरी बताई, अब उस थ्योरी से मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ। आई होप कि आप सभी लोगों ने लगा लिया होगा और आ भी गया होगा, फिर भी हम इसे देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले तो क्वेश्चन को रीड करना बहुत ज़रूरी है। स्फीयर ए एंड बी ऑफ इक्वल मास आर गिवन प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्जेस रिस्पेक्टिवली if their masses after charging are ma and mb respectively, then the relation between ma and mb will be। क्या है? दो स्फीयर है हमारे पास, पहला स्फीयर ए और दूसरा स्फीयर बी। ये स्फीयर कौन सा है? ये है ए और दूसरा स्फीयर कौन सा है? बी। इस पहले स्फीयर का मास कितना है? ma और इस दूसरे स्फीयर का मास कितना है? mb। देखिएगा, अभी जस्ट आपके सामने मैंने इस बात को बताया कि अगर कोई एटम या कोई कंडक्टर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसका मास क्या है? इंक्रीज हो जाता है। और अगर कोई एटम या कंडक्टर मास को, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है तो उसका मास क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? डिक्रीज। इसी कॉन्सेप्ट पर हम कई सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। तो अब क्या कह रहा है? मास आर गिवन प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्जेस। मास आर गिवन प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्जेस। अब देखिए, समझने वाली बात जो यहाँ पर हमको समझनी है, हम सभी लोग समझते हैं और हम सभी लोग जानते भी हैं कि अगर किसी एटम, ये क्या है? एक एटम, इस एटम से अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है या इस एटम पर इलेक्ट्रॉन आता है तो देखिए क्या होगा। अगर इस एटम पर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो क्या होगा? हम सभी को पता है किसी भी एटम में जितना प्रोटॉन का चार्ज है उतना ही इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है मैग्नीट्यूड में। यानी प्रोटॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिव। पर दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। कोई भी एटम हमारा क्या होता है? न्यूट्रल। और उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के चार्ज क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। एक पॉजिटिव तो दूसरा क्या है? नेगेटिव। और पॉजिटिव नेगेटिव मिल करके क्या बना देता है? न्यूट्रल बना देता है, जीरो बना देता है। अगर इस एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गया, इस एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इलेक्ट्रॉन निकलने पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो रही है। इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है? डिफिशियंसी। जबकि प्रोटॉन अभी भी उतना ही है। तो प्रोटॉन मान लीजिए अगर 5 हैं और इलेक्ट्रॉन पहले 5 थे, पर अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो अभी प्रोटॉन 5 हैं और इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 4। यानी कि ऑटोमेटिक हमको पता चल रहा है कि पॉजिटिव क्या है? ज़्यादा और नेगेटिव क्या है? कम। पॉजिटिव क्या है? ज़्यादा और नेगेटिव क्या है? कम। तो अगर प्रोटॉन्स ज़्यादा हो गए और इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर देखिए चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। तो ये हमारा क्या बताता है कि जिस पर पॉजिटिव है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी। और अगर हम एक ऐसे एटम की बात करते जिसमें इलेक्ट्रॉन आता, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता? आता। तो इलेक्ट्रॉन के आने से यहाँ पर मास इंक्रीज हो जाता। मास क्या हो जाता है? इंक्रीज। अगर 5 इलेक्ट्रॉन थे, फिर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते? 6 हो जाते। 6 होने का मतलब है अब प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या हो गई है? ज़्यादा। प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या हो गई है? ज़्यादा। यानी कि इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। तो क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट, बहुत आसान भाषा में कह रहा है, स्फीयर ए एंड बी इक्वल मास आर गिवन पॉजिटिव क्यू एंड नेगेटिव क्यू चार्ज। इस ए पर पॉजिटिव क्यू और इस पर नेगेटिव क्यू चार्ज। इस बात का मतलब ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, ठीक है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या है? एफिशिएंसी। पहले इक्वल मास थे, जितना मास Ma था उतना ही मास क्या था? Mb, ठीक है। और फिर हमने इसको क्या दिया? पॉजिटिव चार्ज, यानी कि यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन कम हो गए
और इसको दिया नेगेटिव चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ज़्यादा। अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहे हैं तो मास क्या हो जाएगा, ज़्यादा, यानी कि mb, और ये क्या हो गया, ma। चार्ज देने के बाद हमें क्या पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट B, जो स्फीयर B है, उसका मास क्या है, ज़्यादा, और ऑब्जेक्ट A, स्फीयर A, उसका मास क्या है, कम। ठीक है, चलें नोट करें इसे। नोट करें। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को नोट करते हैं। नोट हो गया होगा आई होप। और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चंस में, अपने इस वीडियो में आगे चलते हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। चलिए इसे भी समझते हैं, और मेनली इसमें हम 5 पॉइंट्स समझेंगे। उन 5 पॉइंट्स में नंबर 1 अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, दूसरा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, थर्ड एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फोर्थ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एंड 5 इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑन चार्ज। ये 5 मेन बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जिन्हें हमें देखना है। अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, चलिए इसके लिए हम आ जाते हैं। एक हमारे पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, और दूसरा हमारे पास कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। प्रॉपर्टीज़ देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या है। अगर ये अनलाइक चार्ज, क्या है, अनलाइक चार्जेस, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्शन होगा इनके अंदर। क्या होगा, अट्रैक्शन। अगर ये लाइक चार्जेस, क्या हैं, लाइक चार्जेस, ये भी लाइक चार्ज है और ये दोनों भी क्या हैं, लाइक चार्ज। नेगेटिव नेगेटिव, लाइक चार्जेस, पॉजिटिव पॉजिटिव, लाइक चार्जेस, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये क्या करते हैं, रिपेल। ये क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। रिपल्सन होता है इनके बीच। जो लाइक चार्जेस हैं उनके बीच क्या होता है, रिपल्सन, और अनलाइक चार्जेस के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन। क्या होता है, अट्रैक्शन। ये है हमारी पहली बेसिक प्रॉपर्टी। दूसरी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब है कि चार्ज हमेशा कंजर्व ही रहता है। ना तो ये क्रिएट किया जा सकता है, ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस ये ट्रांसफ़र हो सकता है। एक ऑब्जेक्ट से निकल के कहाँ जा सकता है, दूसरे ऑब्जेक्ट के पास। इससे निकल के कहाँ जा सकता है, दूसरे ऑब्जेक्ट के पास। एक जगह से दूसरी जगह क्या हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है, पर हमेशा ये क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर कोई 2 कंडक्टर हैं, नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, इस पहले कंडक्टर में, इस फर्स्ट कंडक्टर में कुछ हमारे पास चार्जेस हैं और इस दूसरे कंडक्टर में कुछ चार्जेस। ये पॉजिटिव चार्ज का है और ये नेगेटिव चार्ज का है। अगर ऐसा है और हम इनको क्या करें, मिला दें, एक दूसरे से अटैच करा दें, तो ये क्या करेंगे, ये ऐड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऐड। इनके अंदर एडिटिविटी की प्रॉपर्टी होती है। अगर किसी ऑब्जेक्ट में 5Q चार्ज है और किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में -5Q चार्ज, इनको ऐड कर दिया तो ये न्यूट्रल हो गए। क्या हो गए, न्यूट्रल, यानी 0 हो गए। +5Q -5Q से क्या हो जाएगा, ऐड। अगर किसी ऑब्जेक्ट में 3 पॉजिटिव चार्ज हैं और 2 निगेटिव चार्ज, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, ऐड।
3 पॉजिटिव और 2 निगेटिव मिल करके हमको क्या मिलेगा, 1 पॉजिटिव मिलेगा। क्या मिलेगा, 1 पॉजिटिव। यानी कि एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इन इलेक्ट्रिक चार्जेस के अंदर एडिटिविटी की भी प्रॉपर्टी होती। फिर आते हैं हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर। किस पर आते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये है क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है कि अगर चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है, चार्ज क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र, किसी एक ऑब्जेक्ट से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र हो रहा है, तो हमेशा ये एक मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज के फॉर्म में ही ट्रांसफ़र होगा। यानी कि अगर एक मिनिमम चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, इतना ही पॉजिटिव हो सकता है, इतना ही निगेटिव। अगर चार्ज ट्रांसफ़र होगा तो इतने अमाउंट का इंटीजर मल्टीपल, इंटीजर मल्टीपल का मतलब क्या है, अगर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का पॉजिटिव चार्ज क्या है, कहीं ट्रांसफ़र हो रहा है या निगेटिव चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ये तो मिनिमम चार्ज की वैल्यू है। जब भी ट्रांसफ़र होगा तो इंटीजर मल्टीपल के फॉर्म में, यानी एक चार्ज ट्रांसफ़र हुआ या 2 चार्ज ट्रांसफ़र हुए या 3 चार्ज ट्रांसफ़र हुए या फिर कितने चार्ज ट्रांसफ़र हुए, n चार्ज। कभी ऐसा नहीं होगा कि 1.5, 1.5, 2.5, ऐसा कुछ नहीं। जब भी ये ट्रांसफ़र होंगे हमेशा फुल 1, 2 या 3, 4 इस तरीके से क्या होंगे, ट्रांसफ़र होंगे। ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑन चार्ज, इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑन चार्ज। अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है, अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तो इस पर वेलोसिटी का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो भी इस पर अगर चार्ज q है तो उतना ही अमाउंट चार्ज रहेगा। अगर निगेटिव अमाउंट चार्ज है तो निगेटिव अमाउंट चार्ज रहेगा, अगर पॉजिटिव अमाउंट चार्ज है तो पॉजिटिव अमाउंट चार्ज ही रहेगा। तो इस चार्ज पर वेलोसिटी का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। जितना इसका चार्ज है पहले, उतना इसका चार्ज क्या रहेगा, बाद में रहेगा। ठीक है, ये हो गई हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब एट लास्ट हम लोगों को एक न्यूमेरिकल करना है क्वांटाइजेशन पर। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का एक न्यूमेरिकल जो कि हमें कंप्लीट करना है 10⁻⁻7 ये क्वेश्चन में है। चलिए इस क्वेश्चन को आप सभी लोग ट्राई करें और ट्राई करने के बाद बताएं, या आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं तब आप ट्राई करें, अदरवाइज़ आप देखें जो मैं बता रहा हूँ। अ कंडक्टर हैज़ नेगेटिव चार्ज ऑफ 8 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। किसी एक कंडक्टर के पास, एक कंडक्टर है, उसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज ऑफ 8 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम का नेगेटिव चार्ज। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर मोर और लेस, कितने इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं या कम हैं, ऑन इट देन इट द नॉर्मल स्टेट, नॉर्मल स्टेट से कितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा या कम हैं। और क्या बोला गया क्वेश्चन में, कंडक्टर हैज़ अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 8 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। कितने इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं या कितने इलेक्ट्रॉन्स कम। तो हम देखते हैं Q इज इक्वल NE। अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो यहाँ पर पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। Q की वैल्यू कितनी दी है, 8 इंटू 10⁻⁻7, और E की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻90 नेगेटिव। N की वैल्यू जब हम करेंगे तो -8 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻90। इसे सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁻19 कहाँ जाएगा, ऊपर। तो n इज इक्वल 8 अपॉन 1.6, पॉइंट हटा, 0 यहाँ पर हो गया, इंटू 10⁻⁻7, और ये क्या है, 10⁻⁻19 ऊपर गया, प्लस का 19। ठीक है, अब 19 में से 7 चले गए, यहाँ कितना बचा,
इसको इससे डिवाइड किया, ये हो गया 5 इंटू 10⁻12। यानी कि हमारे पास जो अब नेगेटिव चार्ज होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं। नेगेटिव चार्ज होने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं। और कितने ज़्यादा हैं? 5 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन क्या हैं? ज़्यादा हैं। और ज़्यादा हैं तो चार्ज क्या आ रहा है? नेगेटिव। चार्ज क्या आ रहा है? नेगेटिव। ठीक है, समझ आई बात इतनी? बताएं जरा, इतनी बात समझ में आई? न्यूमेरिकल समझ में आया? बहुत आसान है, कठिन नहीं है। और इसी टाइप के क्वेश्चंस हम लोग और भी करते रहेंगे, बेसिक क्वेश्चंस। तो चलिए हम लोग एक बार इस वीडियो को एंड करने के पहले देख लेते हैं कि हम लोगों ने शुरू से इस आज के वीडियो में क्या क्या कवर किया है। चलिए आ जाते हैं। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जो कि क्लास 12th का पहला यूनिट है, और इसमें हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? चैप्टर 1, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। इसमें हमने अपने इस वीडियो में फिर पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज एक प्रॉपर्टी है किसी मैटर की क्या है? प्रॉपर्टी, जिससे वो इलेक्ट्रिक फोर्स इफेक्ट या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट को क्या करता है? फील करता है, या किसी दूसरा ऑब्जेक्ट ये इफेक्ट को क्या करता है? फील करता है। ठीक है, इसकी यूनिट हम लोगों ने पढ़ ली, कूलाम, और सीजीएस में स्टेट कूलाम। रियल लाइफ एग्जांपल भी हम लोगों ने देखे, रबिंग अ प्लास्टिक कॉम थ्रू हेयर, और बैलून को अगर हम रब करते हैं तो हमारे चार्जेस क्या होते हैं? इधर उधर ट्रांसफ़र होते हैं। इससे हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे हैं और इनके अंदर क्या क्या हो सकता है। अट्रैक्शन हो सकता है, रिपल्सन हो सकता है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हमने पढ़ा। 2 टाइप के चार्ज, पहला पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव। पॉजिटिव चार्ज लाइक चार्जेस, नेगेटिव चार्ज लाइक चार्जेस, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अनलाइक चार्जेस। अगर हमारे पास चार्ज है तो उसकी कुछ मैग्नीट्यूड है, और वो मैग्नीट्यूड अगर पॉजिटिव में है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का पॉजिटिव चार्ज, और अगर नेगेटिव में है तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। फिर हमने देखा मेथड्स ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन। फ्रिक्शन में किन्हीं 2 ऑब्जेक्ट्स को रगड़ के हम चार्ज को ट्रांसफ़र कराते हैं, चार्ज कराते हैं। कंडक्शन में किसी एक कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट को किसी दूसरी ऑब्जेक्ट के पास ला करके क्या कराते हैं? चार्ज कराते हैं। और इंडक्शन में किसी एक नॉन कंडक्टर को कंडक्टर के पास ला करके हम क्या कराते हैं? अपोजिट चार्ज क्या करा सकते हैं? ला सकते हैं। तो ये क्या है? चार्जिंग बाय इंडक्शन। फिर हमने क्या पढ़ा? मास कंपैरिजन ऑन चार्जिंग, कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, तो उसका कंपैरिजन पढ़ा। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है एटम या कंडक्टर, या कोई कंडक्टर किसी इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर रहा है, तो क्या चेंजेस हो सकते हैं? मास इंक्रीज़ करेगा अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और मास डिक्रीज़ होगा अगर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? रिलीज़ करेगा। और उससे रिलेटेड एक हमने न्यूमेरिकल भी किया। फिर बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, अट्रैक्शन, रिपल्सन, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एडिटिविटी प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन एंड इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑन चार्ज। और इसके बाद हम लोगों ने रिपल्सन और अट्रैक्शन के बारे में देखा, और इससे क्वांटाइजेशन से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो इतना ही रहता है, और ये फाउंडेशन क्रिएट करता है अगले टॉपिक के लिए, जो कि हमारा होगा कूलॉम्स लॉ। इसलिए हमारा इसको समझना ज़रूरी है, ताकि जब हम कूलॉम्स लॉ पढ़ने जाएं तो वहाँ पर हमारी क्लियरिटी ज़्यादा अच्छे से रह सके। ठीक है, तो आप सभी लोगों का इस क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम इसी तरह और क्लासेस में भी ऐसे ऐसे टॉपिक्स लेकर के आएंगे, ताकि उनको हम बेसिक से समझा सकें। अगर किसी स्टूडेंट जिसका बेसिक कमज़ोर भी है, तो भी वो हमारे वीडियो में अपने टॉपिक को क्लियर कर सकता है।
और जब प्रैक्टिस करवाएंगे क्वेश्चंस की तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी लेंगे और बेसिक क्वेश्चंस भी लेंगे, ताकि आप सभी लोग हर एक चीज़ को समझ सकें। तो मैं हर्षित मौर्य आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।